कांग्रेस कोटे के बाकी मंत्री कहें ना कहें कि उनको सुरक्षा के मसले पर परेशानी है, प्रॉब्लम है, या जेएमएम कोटे के नेता कहें ना कहें कि भाई हमको और गाड़ी चाहिए, लेकिन हमको दिक्कत हो रहा है तो हम कहेंगे, बाकी जिसको असहज होना है असहज हो। तो आपको लगता है कि इससे असहजता पैदा होगी गठबंधन के अंदर भी, पार्टी संगठन के अंदर? बहुत सतर्क राजनीतिक भी हैं कि कोई ऐसी बात इस तरीके से न कही जाए कि जिससे नेतृत्वकर्ता जो है वो आहत हो या उनकी भावना को ठेस पहुंचे। अपनी बात भी कहनी है और ऐसी बात भी नहीं कहनी है कि जिससे मुख्यमंत्री को लगे कि यहाँ हमारी शान में कोई गुस्ताखी हो गई है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपनी 16 पुलिस जवानों को वापस कर दिया। सुरक्षा में तैनात 3 गाड़ियों को भी वापस उन्होंने भेज दिया है। एक चिट्ठी भी जारी की गई है, चिट्ठी वायरल है, हर तरफ उसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं। ये बात उन्होंने लिखी है, ये बात कि ये बहुत एम्बैरेसिंग है। एक तो हमारे पत्र का आपने जवाब नहीं दिया जो हमने अतिरिक्त गाड़ी मांगी थी, और दूसरी तरफ जो है आप हमसे एक और गाड़ी वापस मांग रहे हैं। अपने मुद्दे पर अडिग रहने का दौर भी वो निरंतर दिख रहा है उनके व्यक्तित्व में। ये व्यक्तित्व में पहले भी ऐसे रहे हैं या अभी ऐसा है? क्या है पूरा माजरा, अगर अंदर की कहानी क्या है? कि एक टीस तो होगी उनके भीतर कि सरकार में जो तवज्जो मिलनी चाहिए है ना, वो नहीं मिल रही है, लेकिन कसमकस भी है। कोई चैलेंज करता हुआ दिखता है सरकार को, भले ही शालीन तरीका हो, भले ही प्रक्रिया के तहत हो, तो वो इकलौते हैं और वो हैं वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर। क्या इसके पीछे कोई कहानी है? कुछ पक रहा है मामला? कुछ अपनी कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं, या कुछ और हासिल करना चाहते हैं, कुछ और तवज्जो चाहते हैं, या और कोई कैमरा चाहते हैं, लेंस अपनी तरफ चाहते हैं, माइक अपनी तरफ चाहते हैं? क्या चाहते हैं राधाकृष्ण? मैं नहीं समझता कि पार्टी कोई उनको प्रोवोक कर रही है या पार्टी की ओर से उनको किसी फ्रंट पे आगे किया जा रहा है कि हम तो नहीं बोल पा रहे हैं तो आप बोलिए। ऐसे लोग सर बलि का बकरा भी बनते हैं। क्या इसका खतरा भी है? और अगर खतरा है तो वित्त मंत्री को इसका कितना खतरा हो सकता है? पिछली बार भी कहा था कि अब वो चुनाव बहुत लंबे समय तक नहीं लड़ना चाहते हैं, और वो भी है कि बेटे के लिए वो चाहते हैं। ये बात भी है कि हाँ नहीं चाहते हैं तो वो चाहते हैं कि हाँ उनका बच्चा जो है बेटा वो राजनीति में है और उसके लिए जगह जरूर चाहते हैं वो। नमस्कार, प्रणाम। द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। आज सुबह से ही झारखंड की राजधानी रांची में सबसे बड़ी खबर जो चल रही है, और अब यूँ कहूँ कि पूरे झारखंड में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर तो यही है कि राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपने सुरक्षा गार्ड को वापस कर दिया है। न सिर्फ सुरक्षा गार्ड को वापस किया है, 16 पुलिस जवानों को वापस किया है, बल्कि साथ ही साथ उनके कारकेड में चलने वाली 3 गाड़ियों को भी उन्होंने वापस कर दिया है। अब इस पूरे खबर को लेकर, इस पूरी जानकारी को लेकर अलग अलग स्तर पर तमाम तरह की विवेचनाएं सामने आ रही हैं। कई लोग इस बात को लेकर कह रहे हैं, या आलोचना हो रही है या मीमांसा हो रही है कि भाई वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर आखिर चाहते क्या हैं। कई बार वो सरकार से सीधे टकराते हुए दिखते हैं, चाहे वो जेटेट का मसला हो या फिर अनुसूचित जाति राज्य आयोग के गठन का मसला हो। तो कई बार जो है वो अपने ही पार्टी में यानी कि कांग्रेस में, संगठन में ही जो है वो दो हाथ करते हुए दिखते हैं। मसलन कि उन्होंने हाल में ही योगेंद्र साव को निष्कासित किए जाने को लेकर भी सीधे सीधे प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी को निशाने पर लिया था। तो समझ नहीं आ रहा कि दरअसल राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर आखिर चाहते क्या हैं। वे सरकार से भी लड़ाई लड़ रहे हैं और उसी मोर्चे पर वे संगठन से, अपनी ही पार्टी कांग्रेस से भी लड़ाई लड़ते हुए दिखते हैं। उनके पीछे की मंशा क्या है? आज जो कुछ हुआ है उस पर हम लोग बात करेंगे ही, साथ ही यह भी बातचीत करेंगे कि क्या वाकई कांग्रेस में, सरकार में क्या वाकई सब कुछ ठीक है, या फिर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर एक चेहरा हैं और जिस चेहरे को आगे कर कांग्रेस पार्टी कुछ चाहती है, मसलन हेमंत सोरेन से चाहती है, मुख्यमंत्री से चाहती है, इस सरकार से चाहती है, या गठबंधन में कुछ चाहती है। इस पूरे मसले पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ चौधरी सर हैं, रांची प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट भी हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका। बहुत धन्यवाद। आप तक ये खबर पहुंच गई होगी सर कि वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपनी 16 पुलिस जवानों को वापस कर दिया। सुरक्षा में तैनात 3 गाड़ियों को भी वापस उन्होंने भेज दिया है। एक चिट्ठी भी जारी की गई है, चिट्ठी वायरल है, हर तरफ उसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं। प्रथम दृष्टिया ये पूरी जानकारी क्या है, हमारे दर्शकों को एक बार बताएं। नहीं, देखिए ये है, चिट्ठी आ गई है, उसमें उन्होंने अपनी बात रखी है। पुलिस महानिदेशक के नाम यानी डीजीपी के नाम चिट्ठी है उनकी। उन्होंने कहा है कि हमारी सुरक्षा में 16 सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, इनके लिए 3 गाड़ियां हैं। जब कहीं जाना होता है, आना जाना होता है, तो इनको ठूस के बिठाना पड़ता है। ऐसे में सुरक्षा का मतलब नहीं हो पाता है कि भाई सुरक्षाकर्मी ही अगर
इतनी असुविधाओं के बीच चलेंगे तो कैसे सुरक्षित रहेंगे। उनका कहना है, उन्होंने जो चिट्ठी में लिखी है बात, कि पुलिस मुख्यालय को सूचित किया था कि गाड़ी एक उपलब्ध कराई जाए, अतिरिक्त गाड़ी उपलब्ध कराई जाए, तो मतलब 3 गाड़ियाँ हैं, 4 गाड़ी हों, ताकि आराम से परिवहन हो सके और सुरक्षा का जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके। लेकिन इसके बजाय कि उनकी ये मांग पूरी होती, उन्होंने कहा है कि पुलिस मुख्यालय से उनके वाक्य सचिव को एक लेटर आया जिसमें कहा गया कि एक गाड़ी, आपके पास 3 गाड़ियां हैं, आप एक गाड़ी जो है वापस पुलिस मुख्यालय को कर दीजिए। तो अब ये बात उन्होंने लिखी है, ये बात कि ये बहुत एम्बैरेसिंग है। एक तो हमारे पत्र का आपने जवाब नहीं दिया जो हमने अतिरिक्त गाड़ी मांगी थी, और दूसरी तरफ जो है आप हमसे एक और गाड़ी वापस मांग रहे हैं, तो ऐसे में सुरक्षा का क्या मतलब है। तो उन्होंने तमाम सुरक्षा गार्ड और तीनों गाड़ियाँ जो है वो वापस कर दी हैं। चिट्ठी 29 तारीख को लिखी गई है, लेकिन सार्वजनिक आज हुई है, और ये बात जो है आज फैली है, मतलब 4 दिनों के बाद। जाहिर है कि उनको लगा होगा कि इस चिट्ठी को लिखने के बाद, डीजीपी को चिट्ठी लिखी, चिट्ठी सार्वजनिक नहीं हुई थी, इसका मतलब ये लगा होगा कि भाई इस चिट्ठी के बाद शायद पुलिस मुख्यालय का रुख कुछ बदले। लेकिन इंतजार करने के बाद आज ये चिट्ठी जब सार्वजनिक हुई और ये बात सार्वजनिक तौर पे डोमेन में आई, पब्लिक डोमेन में आई, तो ये खबर जो है सबको पता लगी कि भाई वित्त मंत्री ने सुरक्षा लौटा दी है। तो असल मसला तो यही है कि तत्काल तौर पे गाड़ी का मसला है कि गाड़ी चाहते थे वो अपने लिए, सुरक्षा कर्मियों के लिए, और गाड़ी नहीं मिली, एक गाड़ी और बल्कि वापस मांगी गई। नाराज होकर उन्होंने कहा कि ये बहुत ही एम्बैरेसिंग है, शब्द ही लिखा है कि बहुत एम्बैरेसिंग है, इंग्लिश में लिखा है। हाँ, एम्बैरेसिंग है। तो जाहिर है एम्बैरेसिंग तो होगा कि कोई मंत्री अगर बात करता है और उससे उल्टे गाड़ी मांग ली जाए। वरिष्ठ मंत्री, वित्त मंत्री का देखिए दर्जा, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, और आप सबसे वरिष्ठ जो, हाँ, कैबिनेट के हिसाब से देखेंगे सबसे वरिष्ठ मंत्री तो है ही है उम्र के लिहाज से, और जो पोर्टफोलियोज है उसके हिसाब से भी वित्त मंत्री बड़ा पद होता है। और राज्य में मुख्यमंत्री के बाद अगर किसी को माना जाना चाहिए तो राधाकृष्ण किशोर हैं जो वित्त मंत्री हैं। तो जाहिर है कि ये उनके लिए तो अपमानजनक है, ये बात कोई भी मानेगा, कोई भी कहेगा। मैं कम से कम व्यक्तिगत तौर पर जरूर मानूंगा कि कोई मंत्री अगर ये बात कहता है और उसके बाद अगर ऐसी सिचुएशन हो और उसकी बात पुलिस मुख्यालय में न सुनी जाए, तो जाहिर है कि भाई मंत्री बने रहना ही सब कुछ नहीं होता है कि भाई मंत्री का पद पकड़ के बैठे रखें, यही सब कुछ नहीं होता है। होता है कि भाई आपको गलत सही अपने स्टैंड पे जो है वो खड़ा होना होगा। तो अच्छी बात है, मैं तो समझता हूँ कि राधाकृष्ण किशोर ने एक स्टैंड लिया है तो ठीक है। तो सर सवाल अब यहाँ से कई उपज रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि बाकी लोग नहीं, 10-11 मंत्री हैं वो कुछ नहीं कहते हैं, वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर कभी भिड़ते हुए नहीं दिखते हैं, किसी मुद्दे को लेकर वो इतने अडिग नहीं होते हैं। लेकिन राधाकृष्ण किशोर हर मोर्चे पर ऐसा लगता है कि वे सरकार के साथ सीधे सीधे दो हाथ करते रहते हैं। मतलब जो लोग इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं, वो चाहे अनुसूचित जाति राज्य आयोग के गठन का मामला हो जब उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी, दूसरा कि जब ये जेटेट का मामला आया तब हालांकि दीपिका पांडे सिंह भी उनके साथ थी, सुर में सुर मिला रही थी, तब भी वो एक मामला था। अभी कांग्रेस पार्टी के अंदर उनकी खूब सारी चिट्ठी जो है वो वायरल हुई। तो ये चिट्ठियों का दौर जो है वो अनवरत जारी है और लगातार अपने मुद्दे पर अडिग रहने का दौर भी वो निरंतर दिख रहा है उनके व्यक्तित्व में। ये व्यक्तित्व में पहले भी ऐसे रहे हैं या अभी ऐसा है, क्या है पूरा माजरा, अगर अंदर की कहानी क्या है? देखिए, राजनीति में जो राजनीति का जो मौजूदा परिवेश है उसमें 2 बातें हो सकती हैं। आप यथास्थितिवादी हो जाएं, हाँ, और जैसे चल रहा है सब कुछ ऑल इज वेल, ऐसे इस अंदाज में चले। एक और है कि जब कामकाज होता है, जब बातें होती हैं, जब सरकार के फैसले होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर मंत्री जो है वो सहमत हो। बिल्कुल। तो मुद्दों पे, अपने मुद्दों पे जो मुद्दा सही है गलत है, अगर उस पर कोई स्टैंड लेता है तो मैं इसे अच्छी बात मानता हूँ। राजनीति में देखिए रीढ़ होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपके मुद्दे हैं, अब कई लोग कह रहे हैं कि ये व्यक्तिगत सुरक्षा का मसला है, अब इसको लेकर इतनी नाराज़गी दिखा रहे हैं। ठीक है, व्यक्तिगत सुरक्षा का भी मसला है, सुरक्षा भी एक डिकोरम है, बाकी सारी चीज़ें हैं। भाई सुरक्षा व्यवस्था इसीलिए है, अब कितनी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए ये समीक्षा की बात है। लेकिन अगर 16 सुरक्षा कर्मी हैं और 3 गाड़ियों में, जाहिर है कि दिक्कत हो सकती है जो गाड़ियाँ होंगी, तो अपने लिए स्टैंड लेना। अब लेकिन जेटेट के मुद्दे पे स्टैंड लिया उन्होंने, तो ये कोई पर्सनल मामला तो नहीं है। उन्होंने अनुसूचित जाति आयोग के गठन की बात कही, इसके लिए चिट्ठी लिखी,
सार्वजनिक हित का मामला है बिल्कुल। और जिसके लिए जीत कर आते हैं, जिस क्षेत्र से जीत कर आते हैं वो सुरक्षित क्षेत्र है, उसी समुदाय से आते भी हैं, तो उनके हक की आवाज़ उठाएं, इसकी अपेक्षा भी होती है उनसे। और कांग्रेस से जुड़े मुद्दों पे भी, कांग्रेस नेतृत्व पे भी उन्होंने सवाल उठाया। तो मैं ये मानता हूँ कि राजनीति में ये चरित्र होना चाहिए कि आदमी आपको सही लगे तो सही, गलत लगे तो गलत, ये बात कहने का मादा होना चाहिए। और हमें मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि एकदम बगावती तेवर है कोई है। मैं कहता कि बहुत शालीन तरीके से, एक तरीके से उन्होंने बात कही है, कम से कम भाषा की मर्यादा वो जानते हैं, है ना। जो तरीका होता है, तौर तरीका हो सकता है, उस तरीके से उन्होंने विरोध दर्ज कराया है। मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हैं, और ये विरोध दर्ज कराना तो मैं समझता हूँ कि अगर आप समझते हैं, सही गलत होना एक अलग चीज़ है कि आप सही हैं गलत क्या है, लेकिन आप जैसा समझते हैं अगर उस पर आप अपना स्टैंड लेते हैं तो ये अच्छी बात है और होना चाहिए। अब मैं ऐसे भी समझता हूं कि अभी कुछ दिन पहले राज्यसभा चुनाव हुए, उसको लेकर कंट्रोवर्सी जब पैदा हुई तो राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि भाई हम विष पीने को तैयार हैं, लेकिन सरकार में बने रहेंगे। तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि हमेशा सरकार के खिलाफ हैं। कांग्रेस की तरफ से मोर्चा भी ले सकते थे, या मान लीजिए जैसे पार्टियां हैं, ठीक है, उन्होंने स्वीकारा। और मैं ये समझता हूं कि ये बात, तो जो परिस्थितियां थी उसमें उनका ये बयान बड़ा महत्वपूर्ण था कि भाई हम लोग, ठीक है, सरकार गठबंधन धर्म का निर्वाह करना है तो हम लोग कुछ विष पीने को भी तैयार है। इसका मतलब ये है कि पूरी तरह कोई ऐसा कि बगावती तेवर या हमेशा हथियार लेकर खड़े हो जाते हैं कि भाई हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम फलाना कर देंगे, तो ये बात नहीं है। हाँ, कांग्रेस नेतृत्व को भी उन्होंने कटघरे में खड़ा किया था, जब बात कहनी है तो कही, फिर कांग्रेस से भी बात हुई। तो मुझे लगता है कि ये उनका अंदाज है, चूंकि ये अंदाज इस सरकार में है कि पहले भी नहीं। देखिए, बहुत दिनों बाद, देखिए स्मृति जो है वो बहुत छोटी होती है लोगों की। ये बहुत दिनों बाद मंत्री बनने का मौका मिला है राधाकृष्ण किशोर को। इससे पहले एक बार वो झारखंड में और मंत्री रहे हैं, तो उस कार्यकाल की बहुत उल्लेखनीय घटनाएं तो नहीं याद आती हैं, लेकिन इतना जरूर है कि बिहार में जब विधायक थे, वो बिहार विधानसभा में जब प्रतिनिधित्व करते थे, या झारखंड में रहे, उनकी पहचान हमेशा एक मुखर नेता के तौर पे रही है। और चिट्ठी, मुद्दों पे लिखना, मुद्दे उठाना, खासतौर पे वित्तीय मसलों पे, वो पहले भी जब पिछली बार मंत्री थे, पिछली बार विधायक थे, तब भी वो अक्सर जो है। और एक और बात है कि थोड़ा बौद्धिक सोच है इनमें, थोड़ा नहीं, मतलब एक बौद्धिक सोच वाले लीडर्स हैं जो अच्छे तरीके से बात करते हैं, जो मुद्दों पे बात कर सकते हैं, चीज़ों का, हाँ, चीज़ों की जिनको समझ है, जिनको गवर्नेंस की समझ है, जो बात कर सकते हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि राधाकृष्ण किशोर ने अगर ये बात कही है, पुलिस मुख्यालय को स्टैंड लेना चाहिए था। पुलिस मुख्यालय को जब इन्होंने पत्र लिखा कि भाई हमको एक गाड़ी चाहिए, कोई जवाब हाँ या ना कोई जवाब आता, उल्टा गाड़ी मांग लिया गया, गाड़ी मांगी गई। इसके बाद तब 29 तारीख को ये चिट्ठी लिखी गई है, 29 जून को, और आज तारीख है 3 जुलाई जी। 4 दिन का वक्त आया, तब ये बात सार्वजनिक हुई। इन 4 दिनों में भी अगर पुलिस मुख्यालय को कोई स्टैंड लेना होता, तो आप ये जरूर कह सकते हैं कि एक टीस तो होगी उनके भीतर कि सरकार में जो तवज्जो मिलनी चाहिए, है ना, वो नहीं मिल रही है। लेकिन कसमकस भी है कि सरकार में बने रहना भी है, और भाई हर बात को बर्दाश्त भी कैसे किया जाए, यथास्थितिवादी भी बना कैसे जाए। तो ये कसमकस से गुजर रहे हैं वो, ये बात तो तय है। ठीक बात सर। ये एक ऐसे वक्त में जब कांग्रेस को लेकर जो राजनीतिक जानकार हैं वो जब ये कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो सीएम साहब के सामने, मुख्यमंत्री के सामने घुटने टेक चुकी है, कई मसलों पर, कई मामलों में ऐसा दिखता भी है कि ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस सरेंडर मोड में है। लेकिन जब सरेंडर मोड की बात आती है तो इसी बीच एक चमकता हुआ चेहरा निकलकर सामने आता है, एक उम्रदराज नेता, एक अनुभव के साथ जो है एक नेता जो है वो आता है सामने, और ऐसा लगता है कि फिर कांग्रेस जो है वो सरेंडर के मूड में नहीं है। मतलब एक तरह से कांग्रेस के खेमे से अगर कोई चैलेंज करता हुआ दिखता है सरकार को, भले ही शालीन तरीका हो, भले ही प्रक्रिया के तहत हो, तो वो इकलौते हैं, और वो हैं वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर। कि इसके पीछे कोई कहानी है, कुछ पक रहा है मामला, कुछ अपनी कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं, या कुछ और हासिल करना चाहते हैं, कुछ और तवज्जो चाहते हैं, या और कोई कैमरा चाहते हैं,
लेंस अपनी तरफ चाहते हैं, माइक अपनी तरफ चाहते हैं, क्या चाहते हैं राधा कृष्ण? नहीं, देखिए, एक बात तो तय है कि राधा कृष्ण किशोर की अब कोई बहुत राजनीतिक ख्वाहिश बची है, ऐसी बात नहीं है। वित्त मंत्री हैं, अब मुख्यमंत्री तो बन नहीं जाएंगे। बिल्कुल। जिस पार्टी में है, जो पार्टी की हैसियत है, उसमें मुख्यमंत्री तो बन नहीं सकते। भाई अगला कदम क्या हो सकता है कि आदमी मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश हो या कुछ ऐसा। और ऐसा भी नहीं लगता कि बहुत लाइमलाइट में रहने की बहुत आदत है। ठीक है, राजनीति में जब रहता है, सार्वजनिक जीवन में रहता है, तो आदमी बेबाक तरीके से बात करता है, बहुत है। उन नेताओं में तो नहीं है, कम से कम, कि मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि लेंस चाहते हैं अपनी तरफ, फोकस चाहते हैं। हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि देखिए, कोई उटपटांग बात अगर वो कर रहे होते, कोई ऐसी हरकत कर रहे होते, तो बात समझ में आती। मुद्दों की बात कर रहे हैं, ये मुद्दा व्यक्तिगत जरूर है, व्यक्तिगत सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला, इसको एक हद तक आप मान सकते हैं, लेकिन एक मंत्री की सुरक्षा एक तरीके से सार्वजनिक मसला भी है, ठीक भी है। तो उन्होंने बाकी जिन मुद्दों की हम लोगों ने बात की है, वो मुद्दे की बात है। तो राधा कृष्ण किशोर ने स्टैंड लिया, और मैं नहीं समझता कि पार्टी कोई उनको प्रोवोक कर रही है या पार्टी की ओर से उनको किसी फ्रंट पे आगे किया जा रहा है कि हम तो नहीं बोल पा रहे हैं तो आप बोलिए। इस तरीके से नहीं, मुझे लगता है कि राधा कृष्ण किशोर थोड़ा एक आज़ाद तरीके से, अपनी स्वेच्छा से बात जो है, आप पार्टी के स्टैंड से भी, पार्टी का स्टैंड भी अगर गलत हो तो उससे भी बहुत बंधने वाले आदमी नहीं है। इस बात को हम लोग देख चुके हैं कि भाई पार्टी में भी कोई गलत डिसीजन हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो पार्टी के खिलाफ भी बोलते हैं। तो इनका एक अपना स्टैंड है, और मैं समझता हूँ कि ये, देखिए, उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जहाँ पे राजनीति में बातें कहने का, अपनी बातों पे डटने का, जमने का एक शऊर और एक जज्बा होता था लीडर्स में। तो उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। जाहिर है कि राजनीति उन्होंने उस दौर से देखी है, बहुत पुराने राजनेता हैं, तो उसी अंदाज में अब, लेकिन वक्त नहीं रहा, वो वक्त नहीं रहा कि जो राजनीति आप किया करते थे, वो वक्त नहीं है। ये दो तरह की राजनीति है आप आज के दौर में। या तो आप रीढ़ जो है वो पूरी तरह समर्पित कर दीजिए, या फिर अपनी बात सिर उठाकर कम से कम कहने का एक हौसला रखिए, हौसला रखिए। तो मुझे लगता है कि एक हौसला है, और ठीक है, बात कह रहे हैं। सर, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि कई लोग जब इस तरीके से किसी दल में दिखते हैं, किसी पार्टी में दिखते हैं, कि जब वे पार्टी से बाहर आते हैं, एबव द पार्टी लाइन दिखते हैं कई बार, है ना, जब आपके ही खेमे के नेता जब कुछ नहीं बोल रहे होते हैं मुख्यमंत्री पर या पार्टी संगठन के मसले पर, जिसमें वो सवाल दिख रहा है कि ये जायज़ नहीं था, लेकिन योगेंद्र साहु के मसले पर उन्होंने कहा, जबकि किसी कांग्रेस कोटे के बाकी मंत्रियों ने नहीं कहा। जब लगा कि नहीं, एससी आयोग के गठन की मांग वो कर रहे हैं, तो बाकी लोगों ने नहीं किया, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिख दिया। जेटेट के मसले पर बाकी लोग चुप रहे, तो दीपिका पांडे सिंह और इन लोगों ने मिलकर के पत्र भी लिखा और बाकायदा कैबिनेट में वो मसला उठाया भी। ऐसे लोग सर बलि का बकरा भी बनते हैं, क्या इसका खतरा भी है? और अगर खतरा है तो वित्त मंत्री को इसका कितना खतरा हो सकता है? नहीं, देखिए, एक बात और है, वित्त मंत्री का कुछ एक कार्यक्रम था, इसमें मैं गया था, सार्वजनिक कार्यक्रम था, उसमें आए थे, तो उन्होंने ये बात कही थी, देखिए, इनको मंत्री पद की अब बहुत बरकरार रहे न रहे, ठीक है, अच्छी बात है। राजनीति में जब तक आदमी बना रहता है तब तक पद रुतबा सब कुछ चाहता है। हाँ, उसकी प्रासंगिकता भी रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी वजह की मंत्री पद किसी भी हाल में बरकरार रखना है, ये अस्तित्व का सवाल है। ये बात राधा कृष्ण किशोर के सामने उनके स्टैंड के साथ ये दिखता भी है। हाँ, दिखता भी है। और एक तो ये है कि मुझे लगता है कि, और मौके पे मौके उन्होंने इस भावना का इजहार भी किया है कि वो मतलब अब आगे चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। वो चाहते थे कि ये आखिरी चुनाव था, तो अब इस हिसाब से देखेंगे तो अगर मंत्री पद ये टर्म पूरा भी चला तो 2-2.5 साल मंत्री पद और रहेगा, नहीं भी रहेगा तो क्या फर्क पड़ता है। राधा कृष्ण किशोर की राजनीतिक जो रूट मैप है उनमें, उनकी व्यक्तिगत रूट मैप में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है कि मंत्री रहें न रहें, क्या फर्क पड़ रहा है तो अच्छा है तो अच्छा है कि भाई आखिरी वक्त में भी, मतलब एक तरीके से राजनीति की आखिरी पारी खेल रहे हैं। क्योंकि उन्होंने पिछली बार भी कहा था कि अब वो चुनाव बहुत लंबे समय तक नहीं लड़ना चाहते हैं, और वो भी है कि बेटे के लिए वो चाहते हैं। ये बात भी है कि हाँ, नहीं चाहते हैं तो वो चाहते हैं कि हाँ, उनका बच्चा जो है, बेटा, वो राजनीति में है और उसके लिए जगह जरूर चाहते हैं वो। तो तत्काल तो यही है कि भाई आप मुद्दों पे बात करेंगे तो बेटे के लिए भी राह जो है वो अच्छी हो सकती है, मैं समझता हूँ। ठीक है सर, एक तो ये भी सवाल हो सकता है ना कि
आप जब इस तरह के प्रश्न के साथ जब आप आते हैं सामने गठबंधन में, अलायंस में, तब होता है कि भाई आप असहज कर रहे हैं, मतलब गठबंधन के सबसे बड़े नेता को असहज कर रहे हैं इस तरह के सवालों से। और कई बार इस तरह से चीज़ें दिखती भी हैं कि भले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हालांकि ये गुण रहा है कि वो असहज होते हुए दिखते नहीं हैं कई बार, लेकिन पर्दे के पीछे की तस्वीरें कुछ और होती होंगी। तो क्या वाकई असहज करने की स्थिति में है, इसलिए वो खुलकर बैटिंग कर रहे हैं कि भाई किसी को बुरा लगे, किसी को अच्छा लगे, हमको जो कहना है हम कहेंगे। कांग्रेस कोटे के बाकी मंत्री कहें ना कहें कि उनको सुरक्षा के मसले पर परेशानी है, प्रॉब्लम है, या जेएमएम कोटे के नेता कहें ना कहें कि भाई हमको और गाड़ी चाहिए, लेकिन हमको दिक्कत हो रहा है तो हम कहेंगे, बाकी जिसको असहज होना है असहज हो। तो आपको लगता है कि इससे असहजता पैदा होगी गठबंधन के अंदर भी, पार्टी संगठन के अंदर? नहीं, देखिए, चूंकि लहजा सीधे मुख्यमंत्री पे उन्होंने कोई बात नहीं कही है, राज्य सरकार पे कोई बात नहीं कही है, पुलिस मुख्यालय को लिखा है, तो बहुत सतर्क राजनीतिक भी हैं कि कोई ऐसी बात इस तरीके से न कही जाए कि जिससे नेतृत्वकर्ता जो है वो आहत हो या उनकी भावना को ठेस पहुंचे। अपनी बात भी कहनी है और ऐसी बात भी नहीं कहनी है कि जिससे मुख्यमंत्री को लगे कि यहाँ हमारी शान में कोई गुस्ताखी हो गई है। इस बात को तो इसका ख्याल रखते हैं वो बहुत सतर्कता के साथ। आप तेवर देख रहे हैं जरूर, लेकिन बहुत सतर्क हैं कि एक शब्द भी उन्होंने ऐसा नहीं लिखा है जिससे ये लगे कि ये नेतृत्वकर्ता पे कोई हमला हो या उसको इम्बेरस करने का कोई ये हो। पुलिस मुख्यालय पे उन्होंने आरोप लगाया है और उसको कहा है सीधे सीधे। हालांकि बात देखिए, पुलिस मुख्यालय जो है वो मुख्यमंत्री के अधीन है ना, गृह मंत्रालय उनके अधीन है, तो एक तरीके से बात तो मुख्यमंत्री तक पहुंचाई गई है, लेकिन सीधे सीधे मुख्यमंत्री को उन्होंने एड्रेस नहीं किया, उनको संबोधित नहीं किया है। तो बहुत सतर्कता के साथ उन्होंने अपनी बात रखी है और अपनी बात भी रख दी है। तो मुझे लगता है कि सीएम के लिए कोई ऐसा पोजीशन पैदा होने वाला है कि कोई ऐसी बात कह दी हो जिसके कारण सीएम से कहीं कोई सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, पूछा भी जा सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि जिस स्तर पे बात की जा रही है सीएम बताएं कि अच्छा इग्नोरेंस का मामला हो सकता है या नहीं पता चल पाया, या अब क्या होता है ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि राधाकृष्ण किशोर ने जब पब्लिक डोमेन में वो चिट्ठी डाल दी है तो सीएम का स्टैंड क्या होता है, सरकार का रुख क्या होता है, ये समझना जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो आने वाले जो 2-3 दिन हैं ये बड़े संकेतक होंगे कि राधाकृष्ण किशोर ने इस मसले पे जो बात कही है उस पर सरकार के नेतृत्वकर्ता का क्या स्टैंड होता है। उनको ससम्मान सुरक्षा वापस की जा सकती है, यानी फिर से उनकी तैनाती हो सकती है सुरक्षा कर्मियों की लाव लश्कर के साथ, या फिर यही स्थिति बनी रहती है, ये देखना दिलचस्प होगा। वही एक बड़ा सवाल होगा ना कि भाई वो अभी सरकारी कार्यक्रमों में अगर जा रहे हैं तो बगैर किसी कारकेट के जा रहे हैं, बगैर किसी सुरक्षा के जा रहे हैं, और सुरक्षा का जिम्मा तो है वो राज्य सरकार पर है कि भाई एक मंत्री आपके हैं तो सुरक्षा तो आपको देनी ही है। और सवाल है कि अगर वाकई जिस वाहन की मांग, एक अतिरिक्त वाहन की वो मांग कर रहे थे, तो वो अगर वाहन उनको दी जाए तो फिर बाकी और मंत्रियों को भी वो वाहन की सुविधा बढ़ाई जाएगी, ये भी हो सकता है। हाँ, नहीं, देखिए, हर किसी की सुरक्षा में कितने मंत्री अलग अलग सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं अलग अलग संख्या में। जरूरी नहीं है कि हर मंत्री की सुरक्षा जो है एक समान हो। उसकी समीक्षा होती है, कौन किस इलाके से आता है, कोई नक्सल प्रभावित इलाके से है, कहाँ किस तरीके का मूवमेंट है, मंत्री का पोर्टफोलियोज कैसा है, इन तमाम चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि और तमाम मंत्रियों की सुरक्षा क्या इस तरीके की है, या इसी तरीके की परेशानी दूसरे मंत्रियों को भी आ रही है और वो खुलकर बोल नहीं रहे हैं। हाँ। अगर इस तरीके की परेशानी है, गाड़ियों का मसला है, तो मुझको लगता है कि तो ये मुद्दा उठ सकता है। बाकी लोग भी जो इस तरीके की परेशानी कर रहे होंगे, अगर बोलने का उनमें साहस हो तो बोल सकते हैं। हाँ। अन्यथा सबको लगता है कि नहीं भाई ठीक है, चलो मीठा मीठा गप करके बात जो है सफ़र गुजार देना है, तो थोड़ी तकलीफ। सर कि विधानसभा में जब नए विधायकों के आवास में जब फर्नीचर की मांग की गई तो लगभग लोगों ने भाई कहा कि भाई हमें फर्नीचर जो है उसका पैसा चाहिए और तमाम सुख सुविधाएं चाहिए। तो अब देखना बड़ा लाजिम होगा कि वित्त मंत्री के इस एक्शन के बाद या इस फैसले के बाद क्या बाकी मंत्री भी चुपचाप ही सही लेकिन वो मांग करते हैं कि नहीं करते। हाँ, नहीं, अगर इस तरीके की असुविधा हो या क्या है, हम लोग चूँकि इसके बारे में थोड़ी जानकारी दुरुस्त होनी चाहिए, तब थोड़ी बात टिप्पणी करना ठीक रहेगा। और अगर इस तरीके की असुविधा है, जिस तरीके की असुविधा का जिक्र राधाकृष्ण किशोर ने किया है, दूसरे मंत्री भी इसी तरीके की स्थितियों से जूझ रहे हैं, और तब वो क्या कहते हैं ये देखना जो है दिलचस्प होगा। देखा जाए कि क्या होता है।
तो कुल मिलाकर बात ये है कि राधा कृष्ण किशोर लगातार अभी खबरों में है ना। सोशल मीडिया पर खूब सारे रील कट रहे हैं उनके नाम पर, और अब फिर से एक तरह से वो शुरू हो गया कि कांग्रेस और जेएमएम के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, फला ढिमकाना जो भी। तो हमने इस पूरे खबर की पड़ताल की, शंभुनाथ सर हमारे साथ हैं, इनसे हमने इस पूरे खबर के 360 डिग्री पर बातचीत की है कि क्या वाकई कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर की, या वे सीधे सीधे मुख्यमंत्री को असहज करने की स्थिति में हैं, या सरकार से सीधे टकरा रहे हैं, या अगर उन्होंने ये फैसला लिया है कि अपने 16 पुलिसकर्मियों को वो वापस करें, है ना, अपने कारकेड के 3 गाड़ी को, वाहन को वापस कर रहे हैं, तो क्या ससम्मान उन्हें फिर से सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। इन तमाम विषयों पर हमने खुलकर बातचीत की है। आगे जो कुछ होगा हम उस पर आपको अपडेट करते रहेंगे। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे अमन, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार, वरांची प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट शंभुनाथ चौधरी सर। शुक्रिया। बहुत धन्यवाद।